नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है आज, जहां 10 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। 22 फरवरी यानी कि कल बजट पेश होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा ये बजट है और बजट के साथ ही सरकार कई अहम बिल भी पेश करेगी। तो इस बजट से सभी को बहुत उम्मीदें हैं कि बजट में क्या कुछ खास उनके लिए रहता है। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। कल ये बजट सुरेश खन्ना वित्त मंत्री पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का ये खास बजट होगा, इसलिए भी क्योंकि 2024 से पहले ये बजट है, तो ऐसे में इसको चुनावी बजट भी करार दिया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ घोषणाएं इसमें होती हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। खास ये बजट होने वाला है और बजट सत्र का आगाज कल से ही हो गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र का आगाज हुआ है। 10 मार्च तक बजट सत्र चलेगा और 22 फरवरी को यानी कि कल बजट पेश किया जाएगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, लगातार हम और आप बजट पर चर्चा कर रहे हैं, किस तरीके से बजट में क्या कुछ खास होगा, क्या कुछ बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को। जब प्रतिक्रिया लेने आप पहुंच रहे हैं, क्या कुछ लोगों का कहना है? उत्तर प्रदेश वासी जो है किस तरीके से उम्मीद के साथ बजट की ओर निगाह लगाकर देख रहे हैं? बिल्कुल, अगर बजट की बात करें, बजट को लेकर के सरकार खुद संजीदगी बरत रही है, क्योंकि हम्म। 2024 का लोकसभा चुनाव अगले साल होना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार है, वो जो बजट बनाएगी इस बार कहीं ना कहीं चुनावी बजट होगा। इसमें हर तबके को प्रतिनिधित्व मिलने की प्रबल संभावना है, चाहे वो गरीब किसान हो या फिर महिलाएं हों या फिर मजदूर हों या फिर युवा हों, हर किसी को साधने की कोशिश इस बजट के माध्यम से की जाएगी। अगर बात करें इस बार का बजट का आकार लमसम 7 लाख करोड़ के आसपास का रहने का है, जो कम से पिछले बार से 8 से 10% ज़्यादा होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा बजट उत्तर प्रदेश सरकार पेश करेगी और कहीं ना कहीं उस बजट के माध्यम से तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार की चल रही हैं, तमाम जनता से जुड़ी योजनाएं चल रही हैं, उनको कहीं ना कहीं अंतिम पायदान तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि अगर बात करें बजट को लेकर के, बजट सबसे कल से शुरू हुआ था, लेकिन विपक्ष है कि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा। कल देखा गया कि सदन शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायक सदन पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने गांधी जो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है वहां पर जाकर के प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन उनको वहां रोक दिया गया, जिससे वो लॉबी जो थी वहीं पर खड़े होकर प्रदर्शन करने लगे। साथ ही साथ उसके बाद जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, अभिभाषण के दौरान भी समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे वो बेल तक जा रहे थे, बेल पर तक जाकर के हंगामा कर रहे थे। 1 घंटे 1 मिनट 12 सेकंड का पूरा अभिभाषण राज्यपाल का था। उस दौरान कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे वो लगातार हंगामा कर रहे थे। कहीं ना कहीं इतना शोरगुल हो रहा था कि अभिभाषण जो चल रहा था वो सुनाई तक नहीं दे रहा था। साथ ही साथ जो अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, इसके अलावा शिवपाल यादव जो काफी लंबे समय बाद, लमसम 7 साल के बाद वापसी समाजवादी पार्टी में उनकी हुई है और पहली बार जो योगी सरकार के खिलाफ विपक्षी और मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो विधायक थे उनका, समाजवादी पार्टी के, उनका भी हौसला बुलंद था और वो कहीं ना कहीं अब उनको एक ऑक्सीजन मिला था शिवपाल यादव के रूप में। कल देखा गया एक तस्वीर बड़ी अजीबोगरीब थी। शिवपाल यादव बाहर मोर्चे संभाले थे जहां पर विधायक प्रदर्शन कर रहे थे, तो अखिलेश यादव आज जो सदन था उसके अंदर मोर्चे संभाले थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कल जुगलबंदी शिवपाल यादव अखिलेश यादव के बीच दिखाई दे रही थी। हालांकि जो समाजवादी पार्टी है वो जाति जनगणना को लेकर के आक्रोशित है, कहीं ना कहीं जाति गणना को लेकर के मुद्दा बना रही है कि चुनावी मुद्दा बनाना चाह रही है उस मामले को। और दूसरी ओर जिस तरीके से देखा गया कि बिहार में जाति जनगणना को लेकर के फैसला लिया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की मांग उठ रही है। हालांकि सरकार का अपना पक्ष है, सरकार फिलहाल अभी बजट फोकस कर रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल कहा कि अगर सदन चलाया जाए, बेहतर ढंग से चलाया जाए, तो ये पूरे देश के लिए प्रतीक बन सकता है। लेकिन ये बातें कहने की होती हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टी या कोई भी विपक्ष में होता, चाहे भारतीय जनता पार्टी पूर्व में रही हो या समाजवादी पार्टी इसमें है, हंगामा जरूर करती है, उसके अपने मुद्दे जनता के लिए होते हैं, क्योंकि सदन एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर जनता के मुद्दों को उठाया जा सकता है और सीधे तौर पर जनता से सरोकार इसका होता है, जनता इसकी खुद निगरानी करती है। ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ये मौका छोड़ना नहीं चाहती। हाल ही में जो कानपुर देहात कांड हुआ उसको लेकर के भी समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जातीय जो मुद्दा उसको बनाना चाहती है, कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण जो वोटर्स है, एक बड़ा वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करता है, तो कहीं ना कहीं उस पर चोट देने की कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही है। लगातार कहा जा रहा है
कि ब्राह्मणों के घर जलाए गए, ब्राह्मणों की जो दो महिलाएं थी उनकी मौत है। तो इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार ने अपना पक्ष रखा था पहले भी और कहा था तमाम जो अधिकारी थे उनको सस्पेंशन किया था। इस बार सरकार के पास एक बड़ा हथियार है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुई थी हाल ही में, उसके बाद 33 लाख करोड़ से ज्यादा का जो निवेश उत्तर प्रदेश में आया था। विपक्षी पार्टियां जब भी रोजगार को लेकर के हमलावर होंगे सदन में या फिर तमाम अन्य चीजों को लेकर के हमलावर होंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार उस जो इन्वेस्ट से अपने आप को बचाव करेगी। ये बड़ा हथियार सरकार के पास है, क्योंकि एक इतना अगर इन्वेस्ट जमीन पर उतर जाएगा तो निश्चित तौर पर रोजगार की जो उत्तर प्रदेश में समस्या है वो लमसम खत्म हो जाएगी। तमाम लाखों की संख्या में युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। साथ ही सबसे बेहतर बात होगी कि अपने घर के आसपास ही इन लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो ऐसे में तमाम जो सेक्टर्स हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, तमाम अन्य सेक्टर हो, हर जगह इन निवेश आया है और निवेश को लेकर के सरकार काफी सजग है। तत्काल प्रभाव से तमाम अधिकारी थे, मंत्रियों को निर्देशित किया गया कि उनके विभाग से संबंधित जो निवेश है उसको जमीन पर उतारने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। जो भी गाइडलाइन है उसको सरल बनाएं, जिससे जो विदेशी निवेशक हैं या बाहरी निवेशक है उत्तर प्रदेश निवेश करना चाहते हैं वो आसानी से निवेश कर सके। आज का जो दिन है, दूसरा दिन है बजट सत्र का, और इस दौरान शोक जो प्रस्ताव पेश किया जाएगा उसके बाद जो सदन की कार्रवाई है वो स्थगित कर दी जाएगी। और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कल 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, वो बजट पेश करेंगे और बजट लगभग 7 लाख करोड़ के आसपास की होने की संभावना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिल्कुल, और इस दौरान देखिए क्योंकि ये लंबा ये बजट सत्र चलने वाला है 10 मार्च तक, तो क्या कुछ खास रहता है इस दौरान ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। बीजेपी नेता ओम प्रकाश कोहली के निधन पर दुख जताया है। एमपी के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हो गया है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट किया है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। तो एमपी के पूर्व राज्यपाल के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं गुजरात व मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली जी का निधन अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। तो एमपी और गुजरात के पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, अपना दुख व्यक्त किया है। शोक संतप्त परिवार के प्रति उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश कोहली का निधन हुआ है। एमपी और गुजरात के वो राज्यपाल भी रह चुके हैं, पूर्व राज्यपाल। उनके निधन पर दुखद समाचार प्राप्त होते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की छापेमारी देश के कई राज्यों में चल रही है। 70 से ज्यादा जगह पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो टेरर फंडिंग मामले में एनआईए बड़े स्तर पर छापेमारी कर रही है। जहां देश के कई राज्यों में ये छापेमारी चल रही है, 70 से ज्यादा जगह सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो एनआईए की ये बड़े स्तर पर छापेमारी चल रही है। टेरर फंडिंग मामले को लेकर तमाम ट्रांजैक्शंस भी खंगाले जा रहे हैं। हर एंगल से जांच की जा रही है, कोई भी पहलू छोड़ा नहीं जा रहा है और विस्तृत ये जांच चल रही है। एनआईए इसी कड़ी में छापेमारी कर रही है। 70 से ज्यादा जगह पर सर्च ऑपरेशन, सूत्रों के हवाले से ये अपडेट है। तो टेरर फंडिंग मामले में एनआईए सक्रिय है और देश के कई राज्यों में छापेमारी चल रही है। 70 से ज्यादा जगह पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत कई जगह छापेमारी हो रही है। मध्य प्रदेश में भी एनआईए छापेमारी कर रही है और टेरर फंडिंग को लेकर ये छापेमारी चल रही है, जहां बड़े स्तर पर एनआईए की तरफ से ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। ग्राउंड जीरो पर देश के कई राज्य इसमें शामिल हैं, जहां पर छापेमारी एनआईए की तरफ से की जा रही है। 70 से ज्यादा जगह पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है।
अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, एनआईए अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है, बड़े स्तर पर ये कार्रवाई हो रही है। जी हाँ, निश्चित तौर से आपको बता दूं कि गैंगस्टर और क्रिमिनल सिंडिकेट के खिलाफ जो एनआईए है उसकी तरफ से आज ये छापेमारी की गई है। न केवल खाली उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्य में बल्कि पूरे देश में करीब 70 से अधिक जगह है जहां पे एनआईए की संयुक्त कॉम्बिंग के साथ ये छापेमारी चल रही है। आपको बता दूं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये एनआईए की छापेमारी चल रही है। बता दूं कि गैंगस्टर और क्रिमिनल सिंडिकेट से एनआईए में पूरे सबूत मिलते हैं। इसके बाद जो सिंडिकेट होता है उसको तोड़ने के लिए ऐसी छापेमारी की जाती है और समय समय हमने देखा है कि तमाम जगहों पे एनआईए ऐसी छापेमारी पहले भी करती रह चुकी है। और इस बार भी माना जा रहा है कि जो क्रिमिनल और सिंडिकेट है, क्रिमिनल सिंडिकेट और गैंगस्टर एक्ट के तहत जो ये छापेमारी हो रही है, इसमें तो बहुत पूरे देश में एक साथ ही सर्च ऑपरेशन लगे और अब माना जा रहा है कि सुबह करीब 6 बजे का समय था जब से जो छापेमारी यही शुरू हुई थी और माना जा रहा है कि देर शाम तक ये जो तमाम जो जगह है जहाँ पे ये छापेमारी माना जाता है कि इसके तहत जो गैंगस्टर्स है क्रिमिनल ऑफेंस में जो है उनके खिलाफ ये एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें बड़ी सफलता मिल सकती है। जी बिल्कुल, और इसी के लिए देखिए बड़े स्तर पर ये छापेमारियां चल रही हैं। बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गैंगस्टर और क्रिमिनल सिंडिकेट के खिलाफ एनआईए की ये कार्रवाई है, बड़े स्तर पर देश के अलग अलग राज्यों में ये छापेमारी चल रही है। टेरर फंडिंग मामले में ये छापेमारी एनआईए की तरफ से की जा रही है। देश के कई राज्य इसकी शपथ में हैं जहां पर छापेमारी जारी है। एनआईए की तरफ से 70 से ज्यादा जगह बताई जा रही हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी है। तो वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत कई जगह छापेमारी हो रही है और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी एनआईए छापेमारी कर रही है। तो टेरर फंडिंग को लेकर ये छापेमारी, गैंगस्टर और क्रिमिनल सिंडिकेट के खिलाफ एनआईए कार्रवाई कर रही है और बड़े स्तर पर देखिए छापेमारी हो रही है। क्या कुछ सबूत हाथ लगता है और एनआईए किस तरीके से जो गलत मंशा है उसको धराशायी करते हैं, इसको देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़े स्तर पर एनआईए की तरफ से छापेमारी की जा रही है। देश के कई राज्यों में छापेमारी चल रही है। 70 से ज्यादा जगह पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कोई भी सबूत हाथ से जाने नहीं दिया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत कई जगह पर छापेमारी हो रही है। मध्य प्रदेश में भी एनआईए छापेमारी कर रही है। लखनऊ से अब खबर, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का आज का कार्यक्रम आपको बता दें। केवाईसी अभियान के सफल परिणाम को लेकर बैठक है। सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों के साथ बैठक करेंगे। केवाईसी अभियान के लिए उपभोक्ताओं को धन्यवाद देंगे। तो केवाईसी अभियान के सफल परिणाम को लेकर बैठक, सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों के साथ बैठक करेंगे। केवाईसी अभियान के लिए उपभोक्ताओं को धन्यवाद देंगे। तो नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का आज का ये पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, जहां केवाईसी अभियान के सफल परिणाम को लेकर बैठक करेंगे और इस बैठक के साथ ही सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों के साथ ये बैठक होगी। तो केवाईसी अभियान के लिए उपभोक्ताओं को धन्यवाद देंगे। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत सोमवार को गोंडा पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी और प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर हाथ चलाए। कांग्रेस कार्यकर्ता तरुण पटेल और अहमद फारूकी के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने ही जमकर मारपीट हुई। दोनों ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए। कांग्रेस नेताओं की बैठक इस मारपीट और हंगामे की भेंट चढ़ गई। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो अभियान के बाद अब पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देवीलाल खाबरी व प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे प्रदेश के सभी जिलों में जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब खबर औरैया से है, जहां पर एक बार दिल्ली दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैली हुई है। यहां पर बताया जा रहा है कि 13वीं के कार्यक्रम में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने आरोपी को इस कदर पीटा कि उसने भी वहीं दम तोड़ दिया। पुरानी रंजिश के चलते गोलीकांड की घटना को मृतक हत्यारे ने अंजाम दिया है।
फिलहाल सूचना पर पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के भीखापुर गांव का बताया जा रहा है। बहराइच में राजस्व परिषद के अध्यक्ष संजीव कुमार मित्तल बहराइच पहुंचे। यहां उन्होंने नीति आयोग द्वारा निर्धारित सूचकांकों की प्रगति और नवाचार को रेखांकित करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट प्रांगण में विभिन्न विभागों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और अन्य विभागों की ओर से लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉलों का अवलोकन किया। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा भी उपस्थित रहे। तो प्रदर्शनी स्टॉलों पर जहां राजस्व परिषद के अध्यक्ष का ये खास दौरा, बहराइच से ये पूरी खबर, जहां प्रदर्शनी स्टॉलों का संजीव मित्तल ने निरीक्षण किया है। बारीकी से निरीक्षण किया गया है एक स्टॉल का। राजस्व परिषद के अध्यक्ष का ये खास दौरा था और इस दौरान स्टॉल्स का निरीक्षण किया गया है। प्रदर्शनी लगाई गई थी, अलग अलग स्टॉलों में अलग अलग सामान थे, व्यंजन भी थे इस दौरान स्टॉल पर, जहां अध्यक्ष ने, राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने निरीक्षण के दौरान उन सभी स्टॉलों की बारीकी से निरीक्षण किया, उनकी जानकारी ली, उनका आनंद भी लिया। अलीगढ़ में नुमाइश में मोबाइल चोरी करने वाले युवक की पिटाई की गई। मोबाइल चोर की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। नुमाइश में मौजूदा लोगों ने मोबाइल चोर की जमकर धुनाई की। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के नुमाइश मैदान की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो मोबाइल चोर की जमकर धुनाई की गई है, जहां मोबाइल चोरी कर रहा था और इस दौरान भीड़ ने जमकर पीटा है चोर को। चोर मौके से अपनी जान बचाता हुआ फरार हुआ है। हरदोई में दबंगों की दबंगई इस कदर चरम पर है कि दबंगों की दहशत के चलते गांव से एक परिवार पलायन करने को मजबूर हो गया। पीड़ित परिवार बीते कई दिनों से गांव छोड़कर अपनी रिश्तेदारी में रहने को मजबूर है। वहीं पीड़ित परिवार ने न्याय न मिलने पर आत्महत्या की भी बात कही है। गाजीपुर के जिलाधिकारी आरिका अखौरी, पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बैरकों की सघन तलाशी ली, साथ ही अस्पताल की चेकिंग भी की। तो डीएम और एसपी ने औचक निरीक्षण किया और बैरक की तलाशी ली गई। औचक ये निरीक्षण था। निरीक्षण के दौरान बैरकों की सघन तलाशी हुई है। सुल्तानपुर में वाराणसी लखनऊ एनएच पर दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचल दिया। पत्नी की ऑन स्पॉट मौत हो गई, जबकि पति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 2 बच्चे भी घायल हो गए, जिन्हें एसडीएम लंबुआ ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए दोनों बच्चों को अपनी गाड़ी से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्चों का इलाज चल रहा है। वहीं डीएम ने भी मौके पर पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब खबर आगरा से, जहां पर नाई की मंडी पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। यहां पर बताया जा रहा है कि मामूली बात पर हुए झगड़े पर बौखलाई पुलिस ने बारात में आए एक युवक को बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, अपने बेटे से मिलने थाने गई मां के साथ भी मारपीट की गई है। बागपत में दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से दबंग युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। वहीं पीड़ित ने सीएम योगी से कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। ये पूरा मामला बिनौली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की है, बेरहमी से पिटाई की है। इसका ये वीडियो सामने आया है, जो कि तेजी के साथ वायरल हो रहा है।
संभल के बहजोई थाना इलाके के किसौली गांव में जमीनी विवाद में सगे बेटे ने अपने पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल को परिजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजनों की माने तो खेत पर जा रहे पिता पर बेटे ने फावड़े से वार कर दिया और पिता को लहूलुहान अवस्था में छोड़कर मौके से फरार हो गया। आरोपी बेटा जुआ और शराब के चक्कर में 3 बीघा जमीन बेच चुका है। पुलिस तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। अब खबर झांसी से, जहां पर सैया भय कोतवाली तो फिर डर काहे का, ये कहावत चरितार्थ होती नजर आ रही है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। इस वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि जुआ खेलने और जुए की फड़ चलाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि थाना तोड़ी फतेहपुर प्रभारी का कासम खास कुक है, जो महोदय के लिए सुबह शाम खाना बनाता है। इसके बाद इसका काम जुए की फड़ लगवाना और कच्ची शराब के अड्डों पर चहलकदमी करना है। वही सूत्रों की माने तो जुआ खेल रहा व्यक्ति प्रभारी निरीक्षक का कुक है, जिसे पुलिस अवैध गांजे के साथ पहले भी जेल भेज चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां पुलिस कप्तान अपराधियों पर कार्रवाई के लिए कड़े निर्देश दे रहे हैं, तो वहीं थाना टोड़ी फतेहपुर क्षेत्र में दिया तले अंधेरा है, या यूं कहें कि थाना तले जुआ खाना है, क्योंकि प्रभारी महोदय का कासम खास से जुए के अवैध कारोबार में संलिप्त है। उन्नाव में एक 55 साल के बुजुर्ग ने गंगा में छलांग लगा ली, जिसके बाद वहां हड़कंप का माहौल बन गया। वहीं बुजुर्ग के गंगा में कूदने के बाद आनंद फानन में मछुआरों ने बाहर निकाला। गंगा घाट कोतवाली के आनंद घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बुजुर्ग ने अचानक गंगा में छलांग लगा ली, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। आनंद फानन में मछुआरों की मदद से बुजुर्ग को बमुश्किल बाहर निकाला गया। इस नाव का सहारा लिया गया और नाव के सहारे से बुजुर्ग को बाहर निकाला गया। उन्होंने छलांग अचानक क्यों लगाई, अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। तो नाव से ये पूरी खबर है, जहां बुजुर्ग ने गंगा में छलांग लगा ली। जब आसपास के लोगों ने देखा तो वहां पर हड़कंप मच गया। लोगों ने मछुआरों की मदद ली और नाव के सहारे से बुजुर्ग को नाव के जरिए बाहर निकाला गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।